हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री का 12th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बनिक रसायन आधारभूत अवधारणाएं। मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो अभी तक जो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के रूप में पढ़ ही रहे थे, पर अब आपको कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को ये चैप्टर के रूप में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें थ्योरेटिकल रूप से हमको क्या क्या पढ़ना है उसे हम नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग जान चुके हैं कि जो कार्बनिक रसायन होता है वो किससे मिलकर बनता है, कार्बन और कार्बन के अनेक यौगिकों से मिलकर ये बनता है। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मैंने बिल्कुल पहला वीडियो बनाया था तब शुरुआत कहाँ से की थी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन एक चतुष्संयोजी यौगिक है। और कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो हमने बहुत सारे प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, 2 तरह के पढ़े ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कितने प्रकार के, एल्केन, एल्कील, एल्कीन और एल्काइन। और एरोमेटिक यौगिक में हमने बेंजीन रिंग और बेंजीन से बने न जाने कितने यौगिक पढ़े होंगे, जैसे कि ये सिंगल बेंजीन हो तो बेंजीन, अगर मान लो 2 रिंग बना दें तो नेफ्थलीन, है ना। और अगर मान लीजिए 3 रिंग बना दी जाए तो एंथ्रासीन, है ना। फिर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप अलग अलग तरह के ग्रुप जोड़ते जाओगे, जैसे ये है फिनॉल, फिर बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कुल मिलाकर हमने सारे क्रियात्मक समूह तो पढ़ लिए हैं, पर अब इसको हम चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा सिलेबस कम किया है, तो जो आपके एग्जाम में आने लायक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न बनता है, लिखिए, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। हमारा प्रश्न बनेगा, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, साथ ही इसकी विशेषताएं लिखिए। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समझाइए उदाहरण के द्वारा और इसके विशेषताओं को लिखिए। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है सजातीय, स अलग और जाति अलग। स का मतलब होता है समान और जातीय शब्द का अर्थ होता है जाति से। अब यहाँ पे जाति का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, वो नहीं। वो हम लोग कास्ट जो इंसानों ने बना रखी है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जाति का तात्पर्य क्रियात्मक समूह से है या एक समान प्रकार के ग्रुप से दिया गया है। समान जाति, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह की है कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें यौगिकों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, परंतु उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। यानी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा ग्रुप जिनके रासायनिक गुण तो समान लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्या कर दिया मैंने, दोनों में सेम कर दिया, भौतिक गुण असमान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास। अभी तक मैंने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक की वीडियोस बनाई उस वीडियोस में मैंने ये भी बोला है कि ये वीडियो 11th के लिए, 12th के लिए और 10th क्लास के लिए कॉमन है। मतलब रासायनिक गुण तो समान थे, कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों के सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक दिया है, तो उनके रासायनिक गुण तो समान ही है, समझ लो। परंतु आज से मैंने स्टार्ट किया 11th क्लास का एक चैप्टर, तो वो सिर्फ किसके काम में आएगा, वो 11th के काम में आएगा। अभी डेफिनेट आप लोग मत लिखो कॉपी में, मैं खुद लिखवाऊंगी। पहले आधा घंटा हम यहाँ पे समझ लें, उसके आधे घंटे बाद अपन इसको डिटेल में लिखेंगे, है ना। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन बच्चों को फोटोकॉपी या नोट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पढ़ा वो 10वीं में भी है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी है। तो उन तीनों में हमने सेम चीज़ें पढ़ी। मतलब यूँ समझ लो कि उनके रासायनिक गुण तो समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। यानी वही प्रश्न 12वीं में अलग स्टाइल में पूछेंगे, वही प्रश्न आपको अलग तरह से पूछा जाएगा या 10th क्लास को अलग पूछा जाएगा। कैसे, तो देखो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा अल्कोहल की रासायनिक श्रेणी, है ना।
अब हम लोग सामान्य सूत्र क्या लिखते हैं अल्कोहल का? ROH। R का मतलब क्या होता है? एल्किल मूलक। और एल्किल मूलकों का सामान्य सूत्र पता है आपको? नहीं 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 नहीं, CnH2n+1 है ना, ये एल्किल मूलकों का सूत्र है। एल्किल मूलक का सूत्र CnH2n+1 और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग वैल्यू रखते हैं। अब बोलो आप, CH3OH है ना, और फिर अगला C2H5OH और बोलो C3H7OH। तो क्या हम पूरी 10 तक की लिस्ट बना सकते हैं? है ना। तो ये कौन सी सजातीय श्रेणी हो गई? ये हो गई आपकी अल्कोहल की सजातीय श्रेणी। और सरलतम की तरफ बढ़ते हैं अपन। एल्केन्स पढ़े हैं क्या हम लोगों ने? एल्केन है ना, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो क्या सबसे पहला सूत्र? मिथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। समझ गए? तो इसी को तो कहते हैं सजातीय श्रेणी। अब फिर से सुनो इसकी डेफिनेशन कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनके रासायनिक गुण तो समान है, क्योंकि रासायनिक गुण जो होते हैं ना वो क्रियात्मक समूह द्वारा निर्धारित होते हैं। तो देखो सबका क्रियात्मक समूह सेम है, ये सबके सब एल्केन्स हैं। तो जिनके रासायनिक गुण तो समान परंतु भौतिक गुण अलग अलग। देखिए इसका अणुसूत्र डिफरेंट है, CH4 है, इसका भौतिक गुण कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। भौतिक गुणों का मतलब या तो उनकी अवस्था, ठोस द्रव गैस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या फिर उनका रंग हो सकता है, या फिर उनका गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो एक बार फिर से सजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या होगी कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनके रासायनिक गुण तो समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ऐसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। और ये श्रेणी के सदस्य आपस में एक दूसरे के सजात कहलाते हैं। जैसे हम एक दूसरे के सहपाठी, तुम लोग जैसे बैठे हो अभी तो एक दूसरे के क्लासमेट्स हो, मतलब सहपाठी, एक कक्षा में पढ़ने वाले। हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में जितने भी घर है वो हम आपस में, हम लोगों का क्या रिलेशन है? पड़ोसी। ऐसे इनका आपस में क्या रिलेशन है? सजातीय, सजातीय। तो ये एक दूसरे के सजात या समजात कहलाते हैं और ये पूरी श्रेणी कहलाती है सजातीय श्रेणी। अब अगर उदाहरण लिखने के लिए दें तो ये देखिए 2 उदाहरण बोर्ड पे आपके सामने दिख रहे हैं। और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं क्या सजातीय श्रेणियों के? बहुत सारे लिख सकते हैं, हमने तो ढेर सारे क्रियात्मक समूह पढ़े। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, ये COOH ग्रुप। तो कैसे R के स्थान पे क्या रखा हमने? CH3COOH। इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो है, सिरका भी है, परंतु कितने कार्बन है? तो एथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल तो ये है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल ये है मैथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। और C2H5COOH और C3H7COOH। और लिस्ट आगे बढ़ा दो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे नाइट्रो ग्रुप हो, चाहे एमीन हो। तो हम सजातीय श्रेणी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न 4 नंबर में आता है तो हमको सिर्फ ये उदाहरण थोड़े ना देने हैं, अब हमको क्या पढ़ना है? इसकी विशेषताएं। तो सजातीय श्रेणी की मुख्य विशेषताएं, है ना, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियरली समझते हैं। तो पहला पॉइंट बताया है कि किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र से व्यक्त करते हैं। जैसे ये एल्केन की सजातीय श्रेणी है तो इसका सूत्र क्या है? ये रहा। अगर अल्कोहल की सजातीय श्रेणी तो उसका सामान्य सूत्र ये है। यदि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखा है तो R का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। या मान लीजिए हमने और कोई ग्रुप लिखा, मानो हमने नाइट्रो ग्रुप लिखा RNO2, तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NO2। रख के देखें इसमें मान अपन। सबसे पहला क्या आता है? CH3NO2, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोमेथेन, है ना, अभी परसों ही तो पढ़ा हमने। फिर C2H5NO2 नाइट्रोएथेन, C3H7NO2 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन, नाइट्रोहेक्सेन। तो पहला पॉइंट कितना सरल है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है, या यूं कह दो कि एक जैसा होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि किसी भी सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्य, शब्द पे ध्यान देना, किसी भी सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के बीच, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2
का अंतर होता है, मतलब इनके अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। मतलब क्रम से अगर हम बात करें, आप इसमें से इसको घटा के देखो, क्रम से घटाना, ऐसा मत करना इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, क्रम से एक दूसरे में से जब घटाएंगे तो देखें CH4 में से C2H6 को घटाओ, या यूं कह लो C2H6 में से CH4 को घटाओ, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 6 में से 4 गए 2, तो सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। या सिंगल बॉन्ड नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, है ना। इन दोनों को आपस में माइनस करके देखो, 3 में से 2 गए, 1 कार्बन बचा, 8 में से 6 गए, 2 बचा। इन दोनों को घटा के देख लो आपस में, क्या आएगा? वही आएगा CH2। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। अणु सूत्र में तो CH2 का, और भी आप ऐसा करके देख सकते हो, सब में ये डिफरेंस आएगा। और इसी तरह का जो तीसरा है कि सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के अणुभार में, अणुभार का मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार में 14 का अंतर होता है। 14 ग्राम या मिलीग्राम या जो भी उसकी इकाई होगी, 14 ग्राम का अंतर होता है। अब इसको अपन निकाल के देखते हैं, है ना। 1 मिनट अपन ये एक एग्जाम्पल को मिटा दें, है ना। एक ही उदाहरण से अपन चलते हैं तो सारी बातें क्लियर होगी। तो एल्केन की जो सीरीज है वो क्या है? CH4, C2H6, C3H8, C4H9। तो अब अगला C4H10, है ना। तो क्या लिखा? सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के अणुभार में 14 ग्राम का अंतर होता है। तो अपन इनका अणुभार निकाल के देखते हैं। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1, परमाणु भार भी 1। ठीक है, अब मैं आपको इसका पहले अणुभार निकालना सिखाती हूँ। वैसे हमने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है ना। तो CH4 का अणुभार कितना होगा? कार्बन का कितना है? 12, हाइड्रोजन का 1, पर हाइड्रोजन कितनी बार है? तो 1 गुणित 4, मतलब 12 और 4 कितने हो गए? 16। यानी CH4 का अणुभार कितना है? 16। अब C2H6 का निकाल के देखें। C2H6 कार्बन का कितना? 12, 12 दूनी 24, प्लस हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन 6 बार, तो 24 और 6। अब 30 में से 16 घटाना जरा, 30 में से 16 जाते हैं तो 14 आता है। मतलब इन दोनों के अणुभार में कितने ग्राम का अंतर है? 14 ग्राम का। C3H8 का निकाल के देख लो आप। C3H8 का अणुभार कार्बन का 12 तिया 36 और हाइड्रोजन का 1 गुणित 8, तो 36 और 8 कितने हो गए? 44 में से 30 को घटाओ, 14। तो आ गई बात समझ में। पहला पॉइंट क्या था? सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक समान होता है। दूसरा पॉइंट था कि सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। तीसरा, सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के अणुभार में 14 ग्राम का अंतर आता है। पर एक शर्त है कि बात क्रम से होनी चाहिए। अगर आप पहले और अंत में करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, है ना। अगली बात, सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे आप लोग जब 9th में थे तब आप लोगों ने मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ी होगी, है ना। या चलो मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ी तो हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इधर, मान लीजिए कि मुझे बनाना है, ये मैंने एक सजातीय श्रेणी लिखी क्लोराइड की, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये पोर्शन दिख रहा है कैमरे में कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। अब इधर देखो, ये अपन लोग हैलाइड्स बना रहे हैं, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अगला क्या आएगा बोलो? प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, है ना, पेंटिल क्लोराइड। समझ गए? तो अब हमको अगर क्लोराइड्स को बनाना हो आगे, क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को हम एक ही विधि द्वारा बना सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे मेथिल क्लोराइड बनाने का मन हो रहा है, तो क्या किया मैंने? मीथेन लिया, इस मीथेन की क्रिया करा दी क्लोरीन से। समझना इसको, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बेटा बात करोगे तो सारी आवाज आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, इसलिए मत बात करो। तो मीथेन की क्रिया जब क्लोरीन से कराएंगे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है?
प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक को हटाकर उसके स्थान पे किसी दूसरे अणु का रिप्लेस होना। तो यहां से एक H को हटा दो, एक H हटा दो, ठीक है, एक H हटा दिया, है ना, और यहां से एक Cl को हटा दो, HCl को हटा दिया। जिसको हटा देते हैं उसको हम तीर के चिन्ह के नीचे ऐसे -HCl करके लिख सकते हैं। तो हमने एक H और एक Cl को हटा दिया, तो बचा क्या इधर, CH3। अब इस CH3 की संयोजकता कम हो गई ना, क्योंकि एक परमाणु हटाए तो कुछ नया भी तो जोड़ो, तो क्या आ जाएगा वहां पे, Cl। ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड। तो हम इसी विधि का सहारा लेकर एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड नेक्स्ट वाला भी बना सकते हैं। तो अगला क्या बनाएंगे अपन, C2H6। ये क्या चीज है, एथेन। इसकी क्रिया करा दो आप Cl2 से। क्या करेंगे, एक H यहां से हटाओ, एक Cl यहां से हटाओ, एक H यहां से हटाया, एक Cl यहां से हटाया, तो बचा क्या, C2H5Cl। समझ गए। अब अगर अपने को मान लो प्रोपिल क्लोराइड बनाना हो तो क्या लेना होगा, ये था मीथेन, ये एथेन। अब क्या ले लेंगे हम, C3H8। C3H8 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, तो एक HCl हटा दो, बचेगा क्या, C3H7Cl, है ना। तो समझ गए। हमारा चौथा पॉइंट क्या था कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि द्वारा बनाया जा सकता है ना। और आखिरी बात, सजातीय श्रेणी के सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। वो बात तो हमने स्टार्टिंग में ही कह दी थी कि सजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सेम टाइप का क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पर एल्कोहल क्रियात्मक समूह था, सबके पीछे OH लगा हुआ था। अभी जैसे फिलहाल में क्लोराइड क्रियात्मक समूह है। तो इनके रासायनिक गुण समान होने का कारण क्या है कि उनमें क्रियात्मक समूह भी सेम होते हैं। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हुआ। ये 4 नंबर में आता है प्रश्न। क्या प्रश्न आता है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसके उदाहरण और उसकी विशेषताएं। तो एक बार पूरा आंसर में फिर से रिपीट करके समझाती हूँ आपको, है ना। सजातीय श्रेणी की परिभाषा ये होगी कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनके रासायनिक गुण तो समान लेकिन भौतिक गुण असमान होते हैं, उसको तो हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। और सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य आपस में क्या कहलाते हैं, आपस में कहलाते हैं ये सजात, है ना। फिर उदाहरण दे देंगे, या तो एल्केन का, या जैसे क्लोराइड का, या अल्कोहल का। फिर हेडिंग डालेंगे हम सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। पहली विशेषता कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है, कॉमन होता है। दूसरा, सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। तीसरा, सजातीय श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में 14 ग्राम का अंतर होता है। अगला पॉइंट, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि द्वारा बनाया जाता है। और आखिरी पॉइंट, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनमें समान क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया कंप्लीट, है ना। अब दूसरा समझते हैं अपन। दूसरा हमारा प्रश्न होगा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। क्रियात्मक समूह हम लोग कितने सारे पढ़ चुके हैं, कितने क्रियात्मक समूह पढ़े, कोई बताएगा। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे कुल मिलाकर टोटल 18 क्रियात्मक समूह हुए हैं, टोटल 18 क्रियात्मक समूह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप जब उसकी सजातीय श्रेणी मतलब वो जो उसकी वरीयता क्रम श्रेणी याद करोगे उसमें पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ है। तो अगला हमारा जो प्रश्न बनता है वो ये है, क्रियात्मक समूह, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नाम से क्लियर समझ में आ रहा है ना। फंक्शनल, फंक्शन यानी कि कार्य करना, क्रियात्मक का मतलब भी होता है कार्यात्मक। जैसे हमारे शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन है, कोशिका। ऐसे ही कार्बनिक यौगिकों का जो कार्यात्मक ग्रुप है वो क्रियात्मक समूह होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, जनरली कार्बनिक यौगिकों का जो सूत्र होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक वह भाग होता है जो उसके भौतिक गुणों का निर्धारण करता है और दूसरा भाग वह होता है जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो कार्बनिक यौगिक के
रासायनिक गुणों का निर्धारण करने वाला समूह कहलाता है क्रियात्मक समूह। ये हो गई इसकी डेफिनेशन कंप्लीट। फिर से सुनो एक बार कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करने वाला समूह क्रियात्मक समूह कहलाता है, जबकि भौतिक गुणों का निर्धारण करने वाला जो भाग होता है वो कहलाता है एल्किल मूलक, है ना। अब एग्जाम्पल लें अपन क्रियात्मक समूह का। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करने वाले समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं और शेष बचे हुए समूह को एल्किल मूलक कहते हैं, जो कि उसके भौतिक गुणों का निर्धारण करता है। पहला उदाहरण हमने लिया ROH। कौन सा क्रियात्मक समूह है ये? एल्कोहल समूह है। तो देखो अपन सूत्र ऐसे तो लिखते हैं, R मतलब एल्किल मूलक जो कि भौतिक गुणों का निर्धारण करेगा, और ये हर बार चेंज भी तो होगा। कैसे? मेथिल एल्कोहल, है ना, फिर एथिल एल्कोहल, फिर प्रोपिल एल्कोहल। तो ये तो सजातीय श्रेणी भी बनती जा रही है साथ ही साथ। तो क्रियात्मक समूह वो जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करें। एक और एग्जाम्पल क्रियात्मक समूह का लें अपन। कौन सा क्रियात्मक समूह? एल्डिहाइड ले लेते हैं इस बार। तो ये रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा और ये वाला भौतिक गुणों का निर्धारण करेगा। और क्रियात्मक समूह हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी पढ़ा है, नाइट्रो ग्रुप भी पढ़ा है, एमिनो ग्रुप भी पढ़ा है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रकार के क्रियात्मक समूह पढ़े। तो छोटा सा ही प्रश्न है ये कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। एक बार फिर से उसका उत्तर सुनो। किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करने वाला समूह क्रियात्मक समूह कहलाता है, और कार्बनिक यौगिक का शेष बचा भाग जो भौतिक गुणों का निर्धारण करता है वो एल्किल मूलक कहलाता है। क्रियात्मक समूह के उदाहरण एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, नाइट्रो समूह। और कोई जरूरी नहीं कि आप यही वाले उदाहरण लिखो, अगर आपको दूसरे कोई याद आ गया आप उसको भी लिख सकते हो, है ना। तो ये छोटा सा प्रश्न हो गया हमारा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो आज की एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, है ना। क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी। अब इसके बाद में समावयवता वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। समावयवता और उसके प्रकार। अगला हमारा प्रश्न बनेगा समावयवता किसे कहते हैं। यह प्रश्न 11वीं कक्षा के साथ साथ 12वीं में भी आपको काम में आएगा, है ना। समावयवता किसे कहते हैं, समझना इसको ध्यान से। समावयवता, समावयवता को इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। प्रश्न बनेगा हमारा, समावयवता किसे कहते हैं, प्रकार और उदाहरण सहित समझाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। समावयवता को इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और मेरिज्म। और मेरिज्म शब्द जो है वो मर शब्द से बना है, आइसो प्लस मर। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम मतलब कि समान, और मर शब्द का मतलब होता है पार्ट, और पार्ट यानी कि भाग, यानी जो समान भाग से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं समावयवता। अब इसकी डेफिनेशन पता है क्या होती है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान लेकिन जिनकी संरचना सूत्र डिफरेंट टाइप की होती है, जिनके संरचना सूत्र असमान होते हैं, वे आपस में एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और ये घटना समावयवता कहलाती है। वैसे हम लोग समावयवता की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोग को याद हो तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने को दिया था। एक होता है नॉर्मल रूप, एक होता है आइसो रूप, याद आया? और आइसो रूप के अपन ने कितने सारे यौगिक बनाए थे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान लेकिन जिनकी संरचना सूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, वे यौगिक आपस में एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता। अब समावयवता के दो प्रकार हैं। समावयवता दो तरह की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता, है ना, 12th क्लास में भी है ये, लेकिन 12th क्लास में इस बार थोड़ा सा हटा दिया है कोविड की वजह से। और दूसरी है त्रिविम समावयवता। ये जो प्रश्न है, ये अभी आज हमने कौन सा चैप्टर चालू किया? चैप्टर 12। ये चैप्टर 13 में ज्यादा
डिटेल में दिया हुआ है ना। तो दोनों तरफ हम इसको पढ़ सकते हैं। संरचनात्मक समावयवता जो है ना वो 4 प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार बताया गया है श्रृंखला समावयवता। अभी समझाती हूँ मैं आपको कैसे। श्रृंखलन पढ़ा ना अपन ने, नॉर्मल रूप, आइसो रूप, तो वो श्रृंखला समावयवता में आ जाएगा। दूसरा आता है स्थिति या स्थान समावयवता। जैसे अपन बोलते हैं ना 2 प्रोपेनॉल, तो क्या करोगे, प्रोपेन यानी 2 प्रोपेनॉल मतलब 1 पे OH, और अगर मैं बोल दूं 1 प्रोपेनॉल तो इसको 1 पे जोड़ दोगे, है ना। जैसे मैंने बोला 2 पेंटेनॉन तो 2 पे कीटोन समूह जोड़ो, और अगर 3 पेंटेनॉन तो 3 पे जोड़ देंगे। तो स्थिति समावयवता तब उत्पन्न होती है जब किसी स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी जब अपन 1 2 3 4 किसी नंबर्स का नाम लेते हैं तब स्थिति समावयवता उत्पन्न होती है। तीसरी और बहुत ही काम की होती है क्रियात्मक समूह समावयवता, और चौथी आएगी आपकी मध्यावयता। मध्यावयता आपको ऐसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना कि कौन से क्रियात्मक समूह आएंगे इसमें, जो मध्य में आते हैं। मध्य में आने वाले क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं? एक तो ईथर, एक कीटोन, एक एस्टर। एल्डिहाइड तो RCHO होता है। देखो दोनों तरफ एल्किल मूलक और बीच में आता है ना, ये ईथर है, ये कीटोन, ये एस्टर है। एल्डिहाइड का सूत्र तो ये होता है RCHO, है ना। और जो त्रिविम समावयवता है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। ये दोनों हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। और ये सारी जो समावयवता है ये बहुत सरल है, सिंपल है। इसको हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।